पार्टनरशिप अकाउंट्स में चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी फर्म लूजेस इट्स लीगल एग्जिस्टेंस, इट्स अ परमानेंट क्लोजर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग में हम बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं, इसके लिए एसेट सेल ऑफ करना, लायबिलिटीज पे ऑफ करना एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, मींस दैट कैपिटल इज पेड इन कैश। तो इस तरह से बिजनेस क्लोज करने की प्रोसीजर है। उसके लिए सबसे पहले नेसेसरी अकाउंट्स क्या क्या प्रिपेयर होंगे। तो नेसेसरी अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ इट इज गिवन। क्वेश्चन में अगर लोन दिया है पार्टनर ने तो उसका अकाउंट अलग से ओपन होगा। तो ये 4 नेसेसरी फॉर्मेट्स बनेंगे। बिजनेस बंद हो रहा है इसलिए यहाँ पे बैलेंस शीट आने का कोई सवाल ही नहीं है, उल्टा बैलेंस शीट को क्लोज करना है। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व्स में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कर्स कंपनसेशन, कैपिटल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल दिस रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, तो उसके लिए करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। इस तरह से फ्री रिजर्व्स यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ पे वो क्वेश्चन ही इनवैलिड है कि ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो, क्योंकि ये फर्म बिजनेस क्लोज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यहाँ पे और वही एग्जिस्टिंग रेशियो में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि एडमिशन और रिटायरमेंट में फर्म कंटिन्यू होता था, इसलिए ओल्ड और न्यू रेशियो की बात थी। यहाँ पे एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एग्जिस्टिंग है उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए अब बैलेंस शीट में 3 एलिमेंट बचेंगे आफ्टर ट्रांसफर ऑफ ऑल रिजर्व्स। 3 एलिमेंट एसेट, लायबिलिटी एंड प्रोविजन। तो उसको क्लोज करने के लिए पहले एसेट्स को क्लोज करेंगे। तो स्टेप 2A, 2B और 2C में हम एसेट्स, लायबिलिटी और प्रोविजन को क्लोज करेंगे। तो एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट किया जाएगा और ये सारी एसेट्स ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन अकाउंट में, वहीं से सारे एसेट्स को डिस्पोज किया जाएगा, जिसके लिए ट्रांसफर एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स, व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। मींस ऑल टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्स एसेट्स मींस नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स are to be transferred to realization account for the purpose of disposal of assets। यानी सारी एसेट्स को क्लोज करके एक बार रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ट्रांसफर किया जाएगा। आफ्टर दैट लायबिलिटीज को क्लोज करना है। तो लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, क्लोज करने के लिए उसको डेबिट किया जाता है, जिसके लिए एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड वाइफ्स लोन अकाउंट इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो लायबिलिटीज है ये सब थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है यानी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है वाइफ्स लोन। वाइफ्स लोन इज आल्सो ट्रीटेड एज थर्ड पार्टी लायबिलिटी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हेन वाइफ्स लोन इज पेड, बिफोर थर्ड पार्टी लायबिलिटी, आफ्टर थर्ड पार्टी लायबिलिटी और एट द टाइम ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो आंसर इज विथ थर्ड पार्टी लायबिलिटी दिस वाइफ्स लोन इज पेड प्रोवाइडेड इट इज फ्रॉम स्त्रीधन। स्त्रीधन मींस वुमेन्स पर्सनल वेल्थ ऑफ पोजेशन, यानी उसकी पर्सनल इनकम में से अगर उसने कोई लोन दिया है वाइफ ने बिजनेस में, तो उसकी लोन को अदर लायबिलिटीज के साथ, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज के साथ एट पार पे किया जाएगा। तो इसके लिए ये सारी लायबिलिटीज को हम पहले यहाँ पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, जिसकी एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अब बैलेंस शीट में से कैपिटल के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में जा चुके हैं, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में, क्योंकि नेसेसरी अकाउंट में कैश अकाउंट भी है। असेट्स ऑल ट्रांसफर, लायबिलिटीज ट्रांसफर। एक ही एलिमेंट अब बचता है बैलेंस शीट में, वो है प्रोविजंस। तो 2C में ट्रांसफर ऑफ प्रोविजंस टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिसके लिए बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरह से सेकंड स्टेप में 2A, 2B और 2C में ये असेट्स, लायबिलिटीज और प्रोविजंस को क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आफ्टर दैट डिस्पोजल ऑफ असेट्स का स्टेप आएगा कि पहले एसेट्स को बेचेंगे। तो एसेट्स को बेचने के लिए स्टेप 3 में अपने पास 2 ऑप्शन है। 3A यानी डिस्पोजल फॉर कैश, सोल्ड फॉर कैश, जिसकी एंट्री होगी कैश टू रियलाइजेशन। और 3B में इफ दैट एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो एंट्री होगी करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन।
क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्लियरली दी जाएगी कि एसेट इज डिस्पोज फॉर कैश और टेकन ओवर बाय पार्टनर. Some important points about disposal of assets to be taken into consideration. First point is when market value of any asset is not given. ये सारी assets जो हमने ट्रांसफर की है रियलाइजेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें एसेट्स की मार्केट वैल्यू यानी डिस्पोजल वैल्यू दी जाती है. पर बाय चांस किसी आइटम के लिए अगर डिस्पोजल वैल्यू नहीं है तो किस तरह से ट्रीट करेंगे? तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई टेंजिबल एसेट में मार्केट वैल्यू नहीं है यानी सेल किस प्राइस पे किया जा रहा है वो नहीं दिया है, तो टेंजिबल एसेट में हम बुक वैल्यू लेंगे और इनटेंजिबल में जीरो लेना है. अगर टेंजिबल एसेट है लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, तो उसमें बुक वैल्यू रियलाइज्ड हो रही है, और अगर इनटेंजिबल है तो उसका रियलाइजेशन वैल्यू जीरो है. प्रीपेड एक्सपेंस को कभी पे नहीं किया जाता. और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट कोई ऐसी एसेट जिसपे ईयर आफ्टर ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से डेप्री चार्ज करते हुए उसकी वैल्यू जीरो हो गई है, बट फिजिकली वो एसेट एग्जिस्टेंस में है, ऐसी कोई एसेट डिसोल्यूशन के वक्त अगर डिस्पोज करनी पड़े तो उसमें दो ऑप्शन रहेंगे अपने पास. 3A, if it is sold for cash, entry will be 3A, and if it is taken over by partner, entry will be 3B. Most important point about unrecorded asset is उसकी सिर्फ डिस्पोजल की एंट्री आती है, उसकी कभी ट्रांसफर एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांसफर एंट्री सिर्फ रिकॉर्डेड एसेट की है. यहाँ पे रिकॉर्डेड एसेट्स के अकाउंट्स को क्लोज करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि इसकी कोई ट्रांसफर एंट्री हो, क्योंकि वो एसेट रिकॉर्डेड ही नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं है, बुक्स में नहीं है, इसलिए स्ट्रेट वे उसका डिस्पोजल होगा. तो डिस्पोजल में 3A और 3B की तरह एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए. उसके बाद स्टेप 4 में पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज होगा. तो लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए एक एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश बैंक 4A में if liability is paid for cash, and second is if it is accepted by partner, that liability is accepted by partner, then entry will be realization account debited to current or capital account. तो जैसे 3A 3B sold for cash and taken over by partner, वैसे यहाँ liability में 4A और 4B paid by cash and accepted by partner, ये दो एंट्री आएगी. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लाइबिलिटीज के लिए है कि when payment value is not given for any liability, then book value is to be paid. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट जो होगा वो 3A 3B की तरह, यानी यहाँ पे 4A 4B की तरह पेमेंट होगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का. 4A यानी पेड फॉर कैश तो रियलाइजेशन टू कैश आएगा, एंड इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय पार्टनर तो ये रियलाइजेशन टू करंट और कैपिटल अकाउंट आएगा. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डिसोल्यूशन के वक्त कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस की अमाउंट हो सकती है या कोई अनरिकॉर्डेड बिल हो सकता है, तो उसके लिए ये 4A 4B की तरह एंट्री पास करनी. फिर स्टेप 5 में डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करेंगे. ये एक्सपेंस जो है डिसोल्यूशन का वो फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. दो ऑप्शन है, एक्सपेंस पेड बाय फर्म है तो रियलाइजेशन टू कैश, एंड व्हेन फिक्स रेम्यूनरेशन इज गिवन टू पार्टनर तो यहाँ पे एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स करंट कैपिटल. तो रियलाइजेशन टू करंट कैपिटल अगर फिक्स रेम्यूनरेशन दिया गया है क्वेश्चन में तो उसके लिए ये एंट्री होगी. फिक्स रेम्यूनरेशन के बाद फर्म की यानी बिजनेस के डिसोल्यूशन के लेवल पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए एक्चुअल एक्सपेंस जब पे किया जाता है यानी जिस पार्टनर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है वो जब एक्चुअल एक्सपेंस पे करता है उसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि फर्म का सिर्फ एक ही लुकआउट है कि जो फिक्स रेम्यूनरेशन है वो रियलाइजेशन डेबिट करके पार्टनर्स करंट कैपिटल में क्रेडिट कर देना, यानी उतना अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. उसके बाद एक्चुअल एक्सपेंस में फर्म का कोई रोल नहीं है. But in case of any emergency situation on behalf of that partner who has accepted that responsibility of dissolution process, अगर फर्म को कुछ कैश चुकाना पड़े उसके बिहाफ पे इन इमरजेंसी सिचुएशन, तब उसका करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट करके कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. तो व्हेन कैश इज पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टनर, ये फिक्स रेम्यूनरेशन वाले केस में अगर फर्म को उस पार्टनर के बिहाफ पे कुछ चुकाना पड़े तो करंट कैपिटल डेबिट करके कैश में क्रेडिट करेंगे. उसके बाद यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है. आफ्टर ऑल असेट्स लायबिलिटी, असेट का डिस्पोजल, लायबिलिटी का पेमेंट हो गया. अब यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे कर दिया है. फिर 6 स्टेप में रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे. इफ क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन डेबिट साइड, डिफरेंस इज ऑन डेबिट साइड, इट इज नोन एज रियलाइजेशन प्रॉफिट. एंट्री इज रियलाइजेशन टू करंट और कैपिटल अकाउंट. एंड इफ लॉस मीन्स डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, then entry will be current capital to realization. तो यहाँ पे इस स्टेप तक सारी एंट्री हमने करंट अकाउंट में करनी है. अगर फिक्स कैपिटल मेथड है और फ्लक्चुएटिंग है तो
कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 7 स्टेप पे पार्टनर्स की लोन को, यानी जो पार्टनर की लोन है, जो सेकेंडरी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी, उसको पे किया जाएगा, इसके लिए एंट्री होगी पार्टनर्स लोन टू कैश। इसके बाद लास्ट में करंट अकाउंट विल बी क्लोज टू कैपिटल एंड कैपिटल विल बी क्लोज टू कैश एंड देयर विल बी नो बैलेंस इन कैश अकाउंट। एंड में क्लोजिंग प्रोसीजर इस तरह से होगा कि करंट अकाउंट को पहले कैपिटल में क्लोज करेंगे, कैपिटल को कैश में, और एट लास्ट कैश का कोई बैलेंस नहीं बचेगा, बिजनेस विल बी डिसॉल्व, क्लोज्ड। तो इस तरह से ये प्रोसेस है और 8 स्टेप है, नेसेसरी 8 स्टेप्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके एक दो एग्जांपल यहाँ पे है, जिसमें एक है क्वेश्चन नंबर 9 में, विमल, बी, डी एंड एम 3 पार्टनर्स आर देयर, 4:3:2 इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे जो नेसेसरी स्टेप्स है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स में नेसेसरी फॉर्मेट में रियलाइजेशन, कैपिटल एंड कैश बैंक, क्योंकि पार्टनर की लोन यहाँ पे नहीं है, तो रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, जिसमें पहले तो कैपिटल के बैलेंस 4,80,000, 360 एंड 240 और कैश का बैलेंस 20,000 लिखा गया है। उसके बाद असेट्स को ट्रांसफर किया गया है, तो जितनी भी एसेट्स थी यहाँ रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट, ये जो एंट्री है 2A के रियलाइजेशन टू एसेट्स, ये एंट्री थ्रू सारी एसेट्स रियलाइजेशन में डेबिट साइड, और एक ही क्रेडिटर है यहाँ पे, लायबिलिटी है बाय क्रेडिटर्स 4,20,000, तो ये ट्रांसफर कर देना है। इसके बाद डिस्पोजल की प्रोसेस के लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट ये है कि 13,90,000 इज रियलाइज फ्रॉम असेट्स, तो रियलाइजेशन में जो एसेट्स आई है डेबिट साइड पे, उसका डिस्पोजल क्रेडिट साइड पे होगा, क्योंकि एंट्री है कैश टू रियलाइजेशन, इसलिए यहाँ पे बाय कैश और सन्ड्री एसेट की अमाउंट आएगी 13,90,000, और ये कैश अकाउंट डेबिट साइड आएगा टू रियलाइजेशन सन्ड्री एसेट 13,90,000। तो इस तरह से स्टेप 3 में पहले एसेट को डिस्पोज करेंगे। अब स्टेप 4 में लायबिलिटी को पे करना है, जिसके लिए बोला गया है कि यहाँ पे क्रेडिटर्स आर पेड 3,70,000, क्रेडिटर्स आर पेड 3,70,000, सो 2 क्रेडिटर्स, यहाँ पे क्रेडिटर्स का 3,70,000, और उसके साथ साथ स्टेप 5 में जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है उसकी भी अमाउंट दी गई है कि 20,000, तो वो भी पे करेंगे। और उसके साथ अनरिकॉर्डेड टैक्स की एक लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जिसके लिए हमें 4A 4B की तरह ट्रीटमेंट करनी है, यानी कैश में पे किया जा रहा है ये तीनों आइटम, क्रेडिटर्स को 370 चुकाया जा रहा है, अनरिकॉर्डेड टैक्सेस का 30,000 है और डिसोल्यूशन एक्सपेंस का 20, टोटल है 4,20,000। ये जो पेमेंट है उसकी दूसरी इफेक्ट रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन में डेबिट किया है, कैश में क्रेडिट होगा, यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स 3,70,000, अनरिकॉर्डेड टैक्सेस 30,000 एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस 20, टोटल 4,20,000। तो इस तरह से पहले एसेट को ट्रांसफर किया, लायबिलिटी को ट्रांसफर किया, फिर एसेट को डिस्पोज किया, लायबिलिटी को पे किया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने पे यहाँ पे लॉस आएगा 90,000 का, और वो लॉस कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा टू रियलाइजेशन लॉस 40-30-20, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट लॉस ऑफ रियलाइजेशन ट्रांसफर करने के बाद एंड में यहाँ पे कैपिटल को क्लोज करेंगे कैश अकाउंट में, तो कैपिटल के जो बैलेंसेस आएंगे, बी के लिए 4,40,000, डी का 330 और एम का 220। बिजनेस का अब यहाँ से आगे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है, इसलिए ये जो अमाउंट है बैलेंसेस है उसको कैश में पे किया जाएगा, इसलिए टू कैश, तो बी डी एम में डेबिट होगी अमाउंट, और कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बीस कैपिटल, बाय डीज कैपिटल एंड बाय एम्स कैपिटल 440, 330 एंड 220 ये पेमेंट करेंगे, और end of the process cash account will be closed with the total of 14,10,000। इसके बाद एक क्वेश्चन है सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से S1 S2 S3, जहां पे ओल्ड PSR है 1/2 1/3 1/6, यानी 3:2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यहाँ पे नेसेसरी अकाउंट में रियलाइजेशन, उसके साथ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट प्रिपेयर करने। करंट अकाउंट जब भी क्वेश्चन में दिया हो बैलेंस शीट के अंदर तभी करंट अकाउंट ओपन होगा, यानी फिक्स कैपिटल मेथड है, तो सारी एंट्री जो हम यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स के रिलेटेड एंट्री, वो सारी एंट्री करंट अकाउंट में होगी, एंड में करंट अकाउंट कैपिटल में क्लोज होगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट S1 और S2 के दिए गए 5,000 एंड 10,000। कैपिटल के बैलेंसेस है S1 S2 S3 तीनों के 50-50 हजार, और कैश अकाउंट का बैलेंस है 5,000, कैश का बैलेंस है 5,000। फ्री रिजर्व एक दिया गया है जनरल रिजर्व,
इसको बांटेंगे 30,000, 20,000 एंड 10,000 3:2:1 में पार्टनर्स में, क्योंकि उसकी अमाउंट है 60,000। इसके बाद ऑल एसेट्स टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो बैलेंस शीट में से लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 2,50,000, मशीनरी 150, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, पेटेंट्स 5,000, गुडविल 25,000, डेटर्स 30,000 एंड स्टॉक ऑफ 15,000, ये सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। ये 2A, स्टेप 2A के हिसाब से ऑल एसेट्स गेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। अब स्टेप 2B के हिसाब से सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, तो लायबिलिटी में बाय क्रेडिटर्स एंड बाय प्रोविडेंट फंड 2 लाख और 1 लाख रुपए की, ये टोटल 3 लाख की लायबिलिटी है। फिर स्टेप 2C में प्रोविजंस ट्रांसफर करना है, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड बाय बैड डेट्स रिजर्व, ये 2 प्रोविजन है जिसको क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर डिस्पोजल ऑफ असेट्स का स्टेप आएगा, जिसमें पहला ऑप्शन है 3A यानी डिस्पोजल फॉर कैश। तो कैश के लिए यहाँ बोला गया है हमें कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख रुपए मिल रही है, मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए रिसीव हो रही है, इन्वेस्टमेंट इज रियलाइज 50,000 एंड स्टॉक इज रियलाइज 5,000। तो इस तरह से ये 4 एसेट का डिस्पोजल क्लियरली दे दिया गया है। उसके बाद डेटर्स का बोला है कि 15,000 रिसीव, तो डेटर्स 30,000 के थे, 15,000 रिसीव होगा। इन टोटल ये 5 एसेट के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन है। टोटल 7 एसेट थी, उसमें से 5 एसेट का डिस्पोजल वैल्यू दे दिया गया है, तो उसको क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। इसका टोटल है 5,70,000 और उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी कैश अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 5,70,000। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ तो क्वेश्चन में ही हमें बोल दिया गया है कि नो अमाउंट इज रियलाइज फॉर गुडविल एंड पेटेंट्स, पर बाय चांस अगर ये इंफॉर्मेशन भी नहीं होती तब भी इसकी रियलाइजेशन वैल्यू 0 आती, क्योंकि डिस्पोजल ऑफ एसेट्स में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मार्केट वैल्यू के रिलेटेड तो इंटेंजिबल में हमेशा 0 लेना है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के डिस्पोजल वैल्यू के लिए इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मार्केट वैल्यू इज टेकन एज 0, पर यहाँ पे तो क्लियरली बताया गया है कि गुडविल और पेटेंट्स का कुछ रियलाइज नहीं हुआ है, इसलिए ये 2 एसेट्स को ये लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि उसके डिस्पोजल वैल्यू 0 है। तो इस तरह से ये ऑल एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ। यहाँ पे पार्टनर टेकन ओवर का कोई केस नहीं है, इसलिए आगे बढ़ के स्टेप 4 में लायबिलिटीज को पे किया जाएगा। तो लायबिलिटीज में अपने पास 2 लायबिलिटी यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड प्रोविडेंट फंड, जिसके रिलेटेड यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है कि आउट ऑफ क्रेडिटर्स 10% आर गिवन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000। तो समझते हैं यहाँ पे 2 लाख के क्रेडिटर है, 2 लाख के क्रेडिटर का 10% 20,000 हुआ, और 20,000 के क्रेडिटर्स को 10,000 रुपए के अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट दिए जा रहे हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, असेट अगेंस्ट लायबिलिटी। तो असेट अगेंस्ट लायबिलिटी के केस में क्या किया जाए, अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। असेट और लायबिलिटी रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड हो सकता है, पर म्यूचुअल कंसेंट से एसेट अगेंस्ट लायबिलिटी एक्सचेंज हो रहा है। अब सिचुएशन ये है कि डिसोल्यूशन के वक्त हमारे पास रियलाइजेशन है, कैश है और पार्टनर्स के अकाउंट है, और अगर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है एसेट अगेंस्ट लायबिलिटी तो ना इसमें कैश का कोई रोल है ना ही पार्टनर्स का, तो बचता है सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे सिर्फ रियलाइजेशन बचेगा, उसी में एसेट लायबिलिटी आमने सामने ट्रांसफर हो रही है, इसलिए असेट अगेंस्ट लायबिलिटी की कभी कोई एंट्री नहीं होगी। खास ध्यान रखना है, असेट अगेंस्ट लायबिलिटी वो रिकॉर्डेड हो कि अनरिकॉर्डेड हो, असेट अगेंस्ट लायबिलिटी नो एंट्री। शॉर्ट क्वेश्चन हो लॉन्ग क्वेश्चन हो, ये बात ध्यान रखना है, असेट अगेंस्ट लायबिलिटी नो एंट्री, लेकिन डिफरेंस अगर है तो उसके लिए पेमेंट किया जाएगा या कलेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल 70,000 के क्रेडिटर्स है जिसको 50,000 की कोई एसेट हम हैंड ओवर कर रहे हैं, 70,000 के क्रेडिटर्स को 50,000 की एसेट दे रहे हैं, तो अगर वो रिकॉर्डेड आइटम्स है क्रेडिटर्स और एसेट तो उसकी ट्रांसफर एंट्री जरूर होगी, लेकिन जो म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है उसका कोई एंट्री नहीं होगा। लेकिन डिफरेंस जो ऊपर से पे किया जाएगा, 70 के क्रेडिटर्स को 50,000 का एसेट दिया है, इसलिए 20,000 डिफरेंस पे करने की जो एंट्री है रियलाइजेशन टू कैश वो रिकॉर्ड की जाएगी। और बाय चांस अगर 50,000 की एसेट के सामने क्रेडिटर से 35,000 के, तो 15,000 रिसीव किए जाएंगे, रिसीव बैक होंगे, जिसकी एंट्री होगी कैश टू रियलाइजेशन। यानी असेट अगेंस्ट लायबिलिटी में हमें सिर्फ डिफरेंस की एंट्री पास करनी है, वो डिफरेंस जो हम या तो पे करते हैं या तो रिसीव करते हैं, अदरवाइज म्यूचुअल एक्सचेंज की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एक ही अकाउंट अफेक्ट हो रहा है रियलाइजेशन, इसलिए उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। तो यहाँ पे समझना है कि 20,000 के जो क्रेडिटर्स है उसको 10,000 की एक एसेट दी गई है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्रेडिटर्स ऑलरेडी रियलाइजेशन में पहुंच चुके हैं और ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो असेट अगेंस्ट लायबिलिटी की कोई एंट्री नहीं होगी।
पर ये 10,000 रुपए बाकी का अमाउंट उसको कैश में पे करना है कि 10% creditors are given unrecorded investment of 10,000 and remaining amount is cash. Remaining amount in cash यानी 20,000 के क्रेडिटर को 10,000 के इन्वेस्टमेंट देने के बाद बाकी के अमाउंट हम कैश में पे करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स आर पेड एट 10% डिस्काउंट. तो जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स है 180 के उसका 10% डिस्काउंट 18,000 माइनस करने पे उसकी पेमेंट वैल्यू आएगी 1,62,000. तो दोनों को ऐड करने पे क्रेडिटर्स को जो पेमेंट होगा 1,72,000. रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड टू कैश ये एंट्री आएगी 4A के हिसाब से. 4A में यहाँ पे एंट्री आती है रियलाइजेशन टू कैश. तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू कैश क्रेडिटर्स का 1,72,000. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए उसको बुक वैल्यू पे, ये नोट में भी हमने लिखा है कि नो इन्फॉर्मेशन देन लायबिलिटी इज पेड एट बुक वैल्यू, इसलिए बुक वैल्यू पे प्रोविडेंट फंड को पे करेंगे 1 लाख. इसके साथ साथ एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है स्टेशनरी एक्सपेंस 6,000 का एंड दैट स्टेशनरी एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो इस तरह से टोटल पेमेंट होगा 2,78,000 का जिसको हम क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट शो करेंगे बाय रियलाइजेशन 2,78,000. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेम्यूनरेशन रिजोल्यूशन. रेम्यूनरेशन के बारे में कि पार्टनर शिवम इज गिवन 15,000 फॉर रेम्यूनरेशन जिसके लिए एंट्री इफ एनी फिक्स रेम्यूनरेशन इज गिवन टू पार्टनर तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे करंट अकाउंट है इसलिए रियलाइजेशन में डेबिट करेंगे टू S2 करंट फॉर डिसोल्यूशन रेम्यूनरेशन 15,000 and second effect will be credit side of S2's current account by realization remuneration or dissolution expenses of 15,000. यानी फिक्स रेम्यूनरेशन इज गिवन. अब फिक्स रेम्यूनरेशन के बाद यहाँ पे दिया गया कि एक्चुअल एक्सपेंस पेड इज 6,000. दिस एक्चुअल एक्सपेंस 6,000 इज पेड बाय शिवम. तो वैसे भी फिक्स रेम्यूनरेशन के बाद टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टनर की होती है इसलिए एक्चुअल एक्सपेंस जो पे किया जा रहा है उसकी बुक में फर्म की बुक में कोई एंट्री नहीं होती. बाय चांस अगर 6,000 फर्म ने शिवम के लिए किसी को पे किए होते या शिवम को चुकाए होते मींस 6,000 इज पेड बाय फर्म आइदर टू शिवम और ऑन बिहाफ ऑफ शिवम, तब जाके ये एंट्री जो हमने लिखी थी कि करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट इफ कैश इज पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर तब भी ये एंट्री आएगी. अदरवाइज ये केस में तो एक्चुअल एक्सपेंस 6,000 पेड यानी शिवम ने 6,000 में डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है बट it will not be recorded in this books of accounts. रीजन यहाँ पे सिर्फ रेम्यूनरेशन की एंट्री करनी है 15,000 की इसलिए रियलाइजेशन डेबिट और करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. आफ्टर दिस प्रोसेस एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रोविजंस है IFR और BDR उसका कभी पेमेंट नहीं होगा क्योंकि प्रोविजंस आर क्रिएटेड फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस और लायबिलिटी और अब बिजनेस बंद हो रहा है तो इसका कोई पेमेंट या फ्यूचर में कोई रोल नहीं है इसलिए ये अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन में. इसके बाद यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, इसका कोई पेमेंट या डिस्पोजल नहीं होगा. इतनी प्रोसेस के बाद ये रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड टोटल इज 9,25,000. इसमें से डेबिट के आइटम्स माइनस करने पे 57,000 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट. दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2:1. तो 28,500, 19,000 एंड 9,500 अकॉर्डिंगली क्रेडिट होगा S1, S2 और S3 के करंट अकाउंट में. फिर करंट अकाउंट का टोटल करके उनका बैलेंस निकलेगा और ये बैलेंस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में. तो टू कैपिटल अकाउंट 63,500, 64,000 एंड 19,500 डेबिट टू करंट अकाउंट. तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल में क्रेडिट होगा 63,500, 64,000 एंड 19,500. फिर यहाँ पे कैपिटल का टोटल करके उसका बैलेंस निकालेंगे और ये जो अमाउंट होगा कैपिटल का वो कैश थ्रू पे किया जाएगा और एट लास्ट कैश में कोई बैलेंस नहीं बचेगा. तो S1 के लिए जो फाइनल सेटलमेंट की अमाउंट है वो है 1,13,500, S2 का है 1,14,000 और S3 का है 69,500. कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय S1 कैपिटल 1,13,500, बाय S2 1,14,000 एंड बाय S3 69,500. Total of cash account is 5,75,000 and there remain no balance in cash account after the procedure of dissolution of partnership firm. Thank you.